जय हिंद बच्चों। आज हम आप लोगों को प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्व कराने वाले हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब निम्नलिखित में किस दर्पण से प्राप्त होता है? किस दर्पण से? दर्पण बोल रहा है तो दर्पण होगा कौन सा? वस्तु से छोटा भी होना चाहिए, आभासी होना चाहिए और जो है आभासी वस्तु से छोटा प्रतिबिंब होना चाहिए। ये कब होता है? जब दर्पण कौन सा हो? जब दर्पण हो उत्तल दर्पण। कौन सा? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में ही एक संभव है वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब। यहाँ पर अगर वस्तु रहेगा तो इसके फोकस और ध्रुव के बीच में प्रतिबिंब बनेगा, मतलब यहाँ कहीं P और F के बीच में हमेशा बनेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? वक्रता त्रिज्या होता है या तो वृत्त का या फिर गोला का, है ना। चूँकि दर्पण जो बनता है वो किससे बनता है? गोलीय दर्पण बनता है गोला के भाग से। यहाँ पर है समतल दर्पण, इसका मतलब समतल दर्पण है। जब ये समतल दर्पण होगा तो ये वक्र तो है नहीं, तो इसका जो केंद्र होगा, ये केंद्र कहाँ होगा? अनंत पे हो जाएगा। केंद्र कहाँ होगा? अनंत पे। तो ये लगभग कैसा नज़र आएगा? समतल। तो इसका जो फोकस दूरी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। इसका फोकस दूरी कैसा होगा? अनंत हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। देखो, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो तब अपवर्तन जो होता है, तब अपवर्तन देखो μ2/μ1 बराबर होता है C1/C2 बराबर λ1/λ2। ठीक है, तो अपवर्तन जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा μ2/μ1 बराबर C1/C2। इससे क्या होगा कि म्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है C के, और C है प्रकाश की चाल। C क्या है? प्रकाश की चाल है। जब C प्रकाश की चाल है तो म्यू जो है, अगर C का मान बढ़ेगा तो म्यू का मान क्या होगा? घटेगा। तो प्रकाश की चाल में परिवर्तन किस में होना चाहिए? प्रकाश की चाल में। तो प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण होगा, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है किस कारण हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है? पानी के अंदर जो बुलबुला होता है, पानी के अंदर जो बुलबुला होता है, पानी के अंदर जो बुलबुला होता है, यहाँ पर चूँकि ये सघन हो गया और ये विरल हो गया, ये हवा है और ये पानी है, तो यहाँ पर क्या होता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। ये इस तरह से अगर आपतित होगा तो इस तरह से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होके बाहर निकल जाता है। तो हवा का बुलबुला जो है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता हुआ दिखाई देता है। चमकता हुआ दिखाई देता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है,
इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, ये 4 नंबर था, 5 नंबर है, जब प्रकाश कांच में प्रवेश करती है तो तरंगदैर्घ्य। अभी हम एक जस्ट फार्मूला लिखे, μ2 बटे μ1 बराबर होता है c1 बटे c2 बराबर λ1 बटे λ2। लैम्डा है तरंगदैर्घ्य, c है प्रकाश की चाल, म्यू है अपवर्तनांक। तो यहाँ पर देखो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, म्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा। अगर लैम्डा बढ़ेगा तो अपवर्तनांक क्या होगा, घटेगा। तो लैम्डा बढ़ेगा तो अपवर्तनांक घटेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, प्रकाश कांच में प्रवेश करता है, इसका मतलब म्यू का मान बढ़ता है तो लैम्डा का मान क्या होगा, घटेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। क्लियर, समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 है, तो जल का कांच की अपेक्षा अपवर्तनांक होगा। म्यू वाटर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर है 6, 4/3 और म्यू कांच, कांच ग्लास लिख देते हैं, 3/2 है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जल का कांच की अपेक्षा या के सापेक्ष जिसमें लगा हो उसको नीचे लिखना है। तो यहाँ पर जल का कांच की अपेक्षा, मतलब की अपेक्षा किस में लगा हुआ है, कांच में। तो कांच को जो है नीचे लिखेंगे और जल का अपवर्तनांक कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। इसको हम लिखेंगे कांच की अपेक्षा, तो म्यू जल जाएगा ऊपर और म्यू ग्लास जाएगा नीचे। और इसको एक नोटेशन से डिनोट करते हैं कि जो नीचे है उसको यहाँ पर लिखते हैं, जो यहाँ है इसको यहाँ पर लिखते हैं। तो इसका अपवर्तनांक म्यू वाटर कितना है, 4/3 और डिवाइडेड बाय म्यू ग्लास कितना है, 3/2। तो ये क्या हो जाएगा, 4/3 गुना 2/3, 2 चला जाएगा ऊपर, 3 जाएगा नीचे। तो आंसर इसका हो जाएगा 8/9। इसका मतलब ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये हो गया इसका। की अपेक्षा जिसमें लगा हो उसको नीचे लिखना है, बटे के नीचे। की अपेक्षा किस में लगा हुआ है, ग्लास में या कांच में, तो कांच को लिखेंगे नीचे और वाटर चला जाएगा ऊपर। और ये नोटेशन में जिसके सापेक्ष बोला जाए उसको यहाँ पर लिखना है। तो ग्लास के सापेक्ष बोल रहा है तो ऊपर में लिखे, वाटर को नीचे लिखे। तो 4/3 डिवाइडेड बाय 3/2, इसको सॉल्व करेंगे तो 8/9 आएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर बोल रहा है पानी तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 5/3 है, तो एक प्रकाश की किरण कांच से पानी में जा रही है, तो क्रांतिक कोण क्या होगा। देखो क्रांतिक कोण तभी होता है जब सघन से किधर जाना चाहिए, विरल में। तो ये सी हो जाएगा। तो सघन ज़्यादा अपवर्तनांक किसका है, कांच का, 5/3। ये म्यू ग्लास है और म्यू वाटर कितना है, 4/3 है। ठीक है, तो स्नेल के नियम से क्या होगा, स्नेल के नियम से क्या हो जाएगा, साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू आर बटे म्यू आई। यहाँ पर आपतित माध्यम ये हुआ, ये आपतित माध्यम, और ये हो गया अपवर्तित माध्यम, अपवर्तित माध्यम। इसका मतलब ये हुआ कि ये हो जाएगा म्यू आर अपवर्तित माध्यम और ये हो गया म्यू आई। तो साइन आई और ये हो गया 90 डिग्री, आर का मान कितना हो गया 90 डिग्री। सबका मान रख दो यहाँ पर। तो साइन सी हो जाएगा बटे साइन 90 डिग्री बराबर म्यू आर का मान कितना हो गया 4/3 और म्यू आई का मान हो गया 5/3। तो साइन सी बराबर हो जाएगा 4/3 गुना 3/5, ये कट गया। तो आंसर हो जाएगा सी बराबर साइन इन्वर्स 4/5, साइन इन्वर्स 4/5।
5। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। 8 नंबर का क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है 10 सेंटीमीटर, तो बताइए कि निम्नलिखित में कौन सही है। उत्तल दर्पण है, कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। और उत्तल की दर्पण की फोकस दूरी हम जानते हैं कि एफ क्या होता है? प्लस में 10 सेंटीमीटर, चिन्ह परिपाटी से। ये उत्तल दर्पण हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पर ध्रुव हो गया। तो आपतित किरण अगर ये है तो प्लस इधर होगा, माइनस इधर होगा। तो इसका जो फोकस दूरी होगा, इसका जो फोकस दूरी, ये एफ, ये डायरेक्शन है, मतलब ध्रुव के इधर है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है। तो बताइए निम्नलिखित में कौन सही है। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि 20 सेंटीमीटर पर रखी एक वस्तु का प्रतिबिंब भी 20 सेंटीमीटर पर ही बनेगा। ये गलत है। जब भी बनेगा u का मान अगर हम माइनस 20 सेंटीमीटर लेंगे तो v का मान हमेशा जो है फोकस दूरी से कम ही होना चाहिए, v का मान, क्योंकि कहीं भी वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब p और f के बीच में ही बनेगा। तो पहला ऑप्शन तो हो गया गलत। 10 सेंटीमीटर पर रखी एक वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, ये भी गलत होगा। ये भी गलत, क्योंकि 10 सेंटीमीटर पे रखें तो इसका प्रतिबिंब P और F के बीच में ही बनेगा, जहाँ भी बनेगा। तो ये भी गलत हो गया। सी ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, ये भी गलत। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों ए और बी गलत है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 11 का डी। 8 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। बोल रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर है। ये ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसमिशन लाइन, मतलब प्रकाश को एक जगह से दूसरे स्थान तक भेजना, ये भी है। और ऑप्टिकल फाइबर वेव गाइड, मतलब तरंग को भेजने वाला भी है। तो इसका जो आंसर होगा ट्रांसमिशन लाइन और वेव गाइड दोनों है। ये जो है 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और बिहार बोर्ड में जो है ये क्या बार आ चुका है क्वेश्चन, इसको नोट कर लिया जाए। बिहार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ट्रांसमिशन लाइन एवं वेवगाइड दोनों है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? 10 नंबर का क्वेश्चन है। ऑप्टिकल फाइबर जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हम लोग जानते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। सिद्धांत पर कार्य करता है। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में अगर देख लें तो ये अगर है ऑप्टिकल फाइबर, तो बीच को भाग को बोला जाता है क्रोड, इसको बोला जाता है क्रोड, इसको क्लेडिंग, इसको क्या बोला जाता है? क्लेडिंग। ये वाला भाग हो गया क्रोड, ठीक है, और ये भाग हो गया क्लेडिंग। और इसका जो अपवर्तनांक, मान लेते हैं इसका अपवर्तनांक है μ1 और इसका अपवर्तनांक है μ2, तो μ1 ज़्यादा होगा μ2 से, मतलब क्रोड का अपवर्तनांक इज ग्रेटर देन क्लेडिंग का अपवर्तनांक। मतलब क्रोड का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा किसकी तुलना में? क्लेडिंग के अपवर्तनांक के तुलना में। तभी जाकर के यहाँ पर ये प्रकाश की किरण इस तरह से अगर आपतित होगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण इस तरह से ये प्रकाश संचरित होते यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है। तो क्रोड का अपवर्तनांक क्लेडिंग के अपवर्तनांक से ज़्यादा होता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। और ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, चलो अब आगे चलो 11वां क्वेश्चन अब देखते हैं। 11वां क्वेश्चन बोल रहा है प्रकाश की चाल महत्तम होती है। 11वां क्वेश्चन बोल रहा है
कि प्रकाश की चाल महत्तम होती है, वो किस में होगा। अभी हम एक फॉर्मूला जानते हैं, μ2 बटे μ1 बराबर μ2 बटे μ1 बराबर c1 बटे c2 बराबर λ1 बटे λ2। इससे हमको लेना देना नहीं है, इन दोनों से लेना देना है। तो μ2 बटे μ1 बराबर c1 बटे c2। इसका मतलब म्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया c, मतलब c बढ़ेगा तो म्यू का मान घटेगा। ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि प्रकाश की चाल महत्तम होती है। देखो, इसके लिए याद रखना पड़ेगा अपवर्तनांक। म्यू का जो निर्वात का होता है 1, हवा का होता है 1 से थोड़ा सा ज़्यादा 1.01, और उसके बाद क्या है, शीशा है मतलब कांच है, इसके लिए होता है म्यू का मान 1.5, और पानी का होता है म्यू का मान 1.33। ठीक है, यही है। अब यहाँ पर देखो, अपवर्तनांक का मान कम होगा तो सी का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। अपवर्तनांक का मान कम तो सी का मान ज़्यादा। तो सबसे कम अपवर्तनांक किसका है, निर्वात का है। तो निर्वात में जो है प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगा, तो इसमें प्रकाश की चाल महत्तम किस में होगा, निर्वात में। और इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत समझ में आ गया कि किस तरह से हुआ। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पर जो है बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। μ2 बटे μ1 बराबर c1 बटे c2 बराबर λ1 बटे λ2। म्यू है अपवर्तनांक, सी है प्रकाश की चाल, और लैम्डा क्या है, तरंग दैर्ध्य। ठीक है, चलो कॉपी कर लो, हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 12वां प्रश्न है, कांच अपवर्तनांक जिसका जो है 1.5 के एक पतले लेंस की वायु में प्रकाशिक क्षमता -5d है, मतलब प्रकाशिक क्षमता दिया हुआ है -5d। ठीक है। अब जो है कहाँ पर ये है, तो वायु में है। कहाँ है, वायु में है। और कांच लेंस का जो अपवर्तनांक है, लेंस का अपवर्तनांक μ2 जो फॉर्मूला में है वो कितना है, 1.5। ठीक है। तो इस बोल रहा है कि ये किस में है, ये है हवा में। तो बोल रहा है कि 1.6 अपवर्तनांक द्रव वाले में जो है प्रकाशिक क्षमता क्या हो रहा है, पूछ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम लोगों को पता है कि लेंस मेकर सूत्र क्या बोलता है कि 1/f बराबर होता है μ2 बटे μ1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये फार्मूला होता है। r1 r2 क्या है देख लो थोड़ा सा। ये पहला आपतित किरण जिस पर पड़ेगा उसको बोलेंगे r1, और जिसको बाद में पड़ेगा उसको बोलेंगे r2। ठीक है। और इसी का फोकस दूरी दिया हुआ है f, और ये हुआ लेंस का अपवर्तनांक μ2, और ये माध्यम है, मतलब अगर हवा होगा ये μ1 है। माध्यम मतलब माध्यम का जो भी होगा, हवा पानी जो भी होगा वो μ1 मानेंगे उसको। ठीक है, ये फार्मूला होता है। ये μ1 है, इधर भी क्या होगा, μ1 होगा। अब इस फार्मूला से जो है, इस फार्मूला को इसमें जो है पुट करेंगे, तो पुट करेंगे। और हम जानते हैं कि 1/f क्या होता है, क्षमता,
बराबर म्यू, म्यू टू किसका है, लेंस का अपवर्तनांक कितना 1.5 और म्यू1 का अपवर्तनांक हवा है तो 1 हो जाएगा -1। इसका मान नहीं दिया हुआ है तो रहने दो, एजिटिस रहने दो, इसको कुछ नहीं करना है। तो यहाँ से हो जाएगा P का वैल्यू दिया हुआ है कितना -5D और ये हो गया 0.5 गुना 1/R1 -1/R2। ये समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है कि 1.6 द्रव है और ये P2 है, तो फिर फॉर्मूला लगा 1/F बराबर μ2/μ1 -1 1/R1 और -1/R2। फिर फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ पर 1/F हो जाएगा P2 रख देंगे, ये वाला P2 और μ2 का मान तो यही रहेगा 1.5, लेकिन द्रव के कौन सा द्रव माध्यम चेंज हो गया, कौन सा 1.6 -1, ठीक है, और ये हो गया 1/R1 -1/R2। अब यहाँ से P2 बराबर हो गया, इसको अगर उड़ा देंगे तो -15 -16 1/16 अगुना 1/R1 -1/R2, ये हो जाएगा। अब यहाँ से P2 बराबर हो गया क्या, -1/16 गुना 1/R1 -1/R2, ये हो गया समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों का अनुपात करेंगे, इनका अनुपात कर देंगे। तो अनुपात अगर कर देंगे, इसको मिटा देते हैं, कहाँ जाएंगे, यहाँ पर, या 2/1 करेंगे, कितना करेंगे 2/1, 2 कितना है P2 बराबर -1.6 गुना 1/R1 -1/R2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर 2/1 0.5 गुना 1/R1 -1/R2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब P2 अब बटे यहाँ पर -5 है, तो P2 बटे -5 बराबर यहाँ से 1 -1/16 गुना ये है 0.5 है, इसका मतलब ये हो गया, इसमें गुना होगा 0.5 से। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसको इधर लेके चले आते हैं, तो P2 बराबर हो जाएगा -प्लस 5/16 80 डायोप्टर। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन ये कौन सा हो जाएगा इसका, 5/8 डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 13वां प्रश्न है। 13वां प्रश्न बोल रहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर प्लस में, तथा -2.5D क्षमता वाले एक दूसरा लेंस दिया हुआ है जिसका जो है क्षमता दिया है -2.5D। समतुल्य लेंस की फोकस दूरी का गणना करें। तो देखो F2 दिया, सॉरी ये P2 दिया हुआ है, F2 नहीं P2 दिया हुआ है, तो P2 को बदल देंगे फोकस दूरी में, तो -2.5 हो गया, तो F2 बराबर हो जाएगा -2.5D। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हो गया, कट गया कितना से, 0 उड़ जाएगा, 25 चौक 140, तो F2 हो गया कितना -40 सेंटीमीटर। F2 निकल गया, F1 निकल गया, और समतुल्य लेंस की फोकस दूरी हम लोगों को पता है कि 1/F इक्वलेंट बराबर होता है 1/F1 प्लस 1/F2। 1/F1, F1 का मान कितना है +20 और इसका मान कितना है -40। इसका मान एलसीएम करेंगे तो 40 होगा, ये हो जाएगा प्लस में 2 और माइनस में 1, मतलब 1/40 1/F इक्वलेंट, और कोना कोनी गुना करेंगे तो F इक्वलेंट बराबर कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर हो जाएगा।
इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 13वां प्रश्न। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलो 14वां प्रश्न बोल रहा है। 14वां प्रश्न ये बोल रहा है, किसी कांच की पट्टिका की मोटाई जो है लंबवत दृष्टिपात करने पर 4 सेंटीमीटर है, तो इसकी मोटाई क्या होगी? देखो, ये जो है इसका जो है वास्तविक मोटाई है टी, लेकिन इसको जो है इधर से प्रकाश की किरण जब इस पर आपतित होगा, यहाँ से कोई अगर वस्तु इसको देखेगा तो ये जो है इसको कितना नज़र आएगा? इसका पिंडी 4 सेंटीमीटर पे। इसका मतलब ये हो गया एक्स आई और ये हो गया एक्स ओ। ठीक है, एक्स ओ, और ये हो जाएगा अपवर्तित माध्यम, क्योंकि प्रकाश इधर से इधर गया, और ये हो गया आपतित माध्यम म्यू आई। तो एक्स आई बटे एक्स ओ, एक्स आई बटे एक्स ओ बराबर हो जाता है म्यू आर बटे म्यू आई। ये फार्मूला होता है, आभासी गहराई वास्तविक गहराई का फार्मूला होता है। तो एक्स ओ का मान है 4, एक्स आई का, और एक्स ओ निकालना है। म्यू आर ये हवा है तो 1, और म्यू इसका अपवर्तनांक कांच का दिया हुआ है, कितना? 1.5 जी। ठीक है, तो 1.5, तो एक्स ओ का वैल्यू हो गया 4 गुना 1.5 मतलब 6 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। कोई दिक्कत? ये टी वास्तविक इसका मोटाई है टी, लेकिन इसको जब ऊपर से देखता है तो इसको जो आभास होता है वो कितना आभास होता है? 4 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आभासी गहराई इसका, ऊपर से कोई व्यक्ति इसको देखेगा तो ये जो है आभासी गहराई 4 सेंटीमीटर और वास्तविक है टी। और चूँकि प्रकाश की किरण इधर से इधर जाएगा, आँख की तरफ जाता है, तो ये हो गया आपतित माध्यम और ये हो गया अपवर्तित माध्यम, और अपवर्तित माध्यम म्यू आर हो जाएगा हवा का कितना होता है? 1। इसके लिए हवा के लिए जो है इसका जो अपवर्तनांक होगा वो कितना होगा? 1 होगा, और इसका हो जाएगा 1.5। तो यहाँ से इसका जो है मान रखेंगे। ये फार्मूला होता है वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में संबंध होता है एक्स आई बटे एक्स ओ बराबर म्यू आर बटे म्यू आई। तो एक्स आई का मान यहाँ पर रखेंगे 4 बटे एक्स ओ बराबर 1 बटे 1.5। तो एक्स ओ का मान 4 गुना 1.5 बराबर 6 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन है, यदि कांच का अपवर्तनांक है 1.5, कांच का अपवर्तनांक है 1.5, तो कांच में प्रकाश का वेग क्या होगा? और निर्वात में जो है, निर्वात में प्रकाश की चाल दिया हुआ है 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, और निर्वात का म्यू जो है वो कितना होता है? वो 1 होता है। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? वही फार्मूला लगाएंगे, म्यू 2 बटे म्यू 1 बराबर C1 बटे C2 बराबर लेमडा 1 बटे लेमडा 2। ये फार्मूला होता है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। इसको हटा दो, इसको निकालो दोनों को। तो म्यू 2 बटे म्यू 1 बराबर C1 बटे C2। म्यू 2
मान लेते हैं म्यू2 जो है ग्लास का है, म्यू2 किसका है, ग्लास का, तो ग्लास का 1.5 रख देंगे और ये निर्वात है 1 रख देंगे। तो म्यू2 ग्लास का है तो उसका प्रकाश की चाल c मान लेते हैं, और ये निर्वात म्यू1 c1 हो गया निर्वात, तो यहाँ पर रख देंगे 3 × 10⁸ तो इसको सॉल्व कर लो तो c बराबर हो जाएगा 3 × 10⁸ बटे 1.5, ये कट गया तो c बराबर हो गया 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन ये कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना, चलो इसको बनाओ। क्वेश्चन है 16वां प्रश्न है। सोलहवां प्रश्न बोल रहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस का फोकस दूरी जब भी होगा ये होता है पॉजिटिव, ये क्या होता है पॉजिटिव, तो प्लस में 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। और 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, अवतल लेंस का फोकस दूरी होता है निगेटिव, उसका फोकस दूरी क्या होता है निगेटिव होता है -10 सेंटीमीटर। तो तुल्य फोकस दूरी बोल रहा है तो 1/f इक्वलेंट बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, ये सूत्र होता है इसमें रख दो। तो 1/f1 का प्लस 20 और इसका -10, प्लस माइनस हो जाएगा, अच्छा माइनस यहाँ पहले लेते हैं प्लस, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 20 आएगा, 1 - 2 हो जाएगा, -1/20 हो गया 1/f इक्वलेंट। तो f इक्वलेंट कोना कोनी गुना कर देंगे तो माइनस में 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अब 17वां क्वेश्चन है। एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस को पानी में डुबाया दिया जाता है, इस लेंस का पानी में फोकस दूरी ज्ञात करें। देखो हवा में जो है फोकस दूरी इसका दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लेंस मेकर सूत्र से क्या होता है कि 1/f बराबर μ2/μ1 -1 1/r1 - 1/r2। ठीक है, तो यहाँ पर जो है म्यू ग्लास दिया हुआ है 3/2, इसका वैल्यू दिया हुआ है तो 1/20 बराबर ये 1.5 हाँ बटे 1 - 1 1/r1 - 1/r2। तो यहाँ से ये हो गया 1/20 0.5 गुना 1/r1 - 1/r2, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। अब यहाँ पर बोल रहा है कि जब पानी में डुबाया गया, फिर से लगाओ ये फार्मूला 1/f बराबर μ2/μ1 -1 1/r1 - 1/r2। जब इसको पानी में डुबाया गया, पानी और ये है हवा, तो पानी में जब इसको डुबाया गया तो माध्यम μ1 हो जाएगा 4/3 और इसका मान 3/2 हो गया, और इसका μ1 पानी का दिया हुआ है 4/3 -1 1/r1 - 1/r2। तो 1/f पानी बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो 9/8 -1 1/r1 - 1/r2 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/f पानी बराबर हो जाएगा 1/8। इसको एलसीएम लेकर के करेंगे या ऐसे कर लो, 9 - 8/8
1/R1 माइनस 1/R2। तो यहाँ से 1/F पानी बराबर हो गया 1/8 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, अब यह क्या करेंगे, इन दोनों का अनुपात करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 1/20 डिवाइडेड बाय 1/F पानी बराबर 0.5 1/R1 माइनस 1/R2 डिवाइडेड बाय यहाँ से 1/8 1/R1 माइनस 1/R2। ये कैंसिल हो गया। F पानी चला गया ऊपर /20 बराबर 8 गुना 0.5, ये 8 चला जाएगा ऊपर, तो F पानी बराबर हो गया 20 8 पंचे 40 4 हो गया, 20 चौके 80 सेंटीमीटर। और इसका ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इस तरह का क्वेश्चन रहे तो लेंस मेकर सूत्र 2 बार यूज करना है, एक बार हवा के लिए, एक बार पानी के लिए। तो पानी के लिए μ1 रखेंगे 4/3 और हवा के लिए μ1 का मान रहेगा 1। और ये सब चेंज नहीं होगा, वो R1 R2 चेंज नहीं होता है। पानी में डालें, किरासन तेल में डालें, कहीं भी डालेंगे तो वो चेंज नहीं होगा। चलो इसको कॉपी कर लो। ठीक है, एक पतला उत्तल लेंस जो क्राउन कांच का बना है, मतलब μ2 दिया हुआ है 3/2 क्राउन कांच। ठीक है, फोकस दूरी इसका जो है, फोकस दूरी F है। जब इसे 2 अलग अलग द्रवों में डुबाया जाता है, 2 अलग अलग द्रव है, एक द्रव 1 है और एक द्रव 2 है, और ये हवा में है। ये किस में है, हवा में। तो द्रव 1 का जो है μ1 दिया हुआ है 4/3 और इसका μ1 दिया हुआ है 5/2। इसका फोकस दूरी है F1 और इसका फोकस दूरी है F2, यही दिया हुआ है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा संबंध सही संबंध है। चलो देखो, इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखो, लेंस मेकर सूत्र होता है μ2/μ1 माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, ये हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। इस पर अब आते हैं। यहाँ पर देखो 1/F जो है, 1/F जो है, यहाँ पर μ2 का मान कितना है, 3/2 है। 3/2/1 माइनस 1, और ये जो है, मान ली ये जो है, ये है पूरा। तो 1/F बराबर हो गया 0.5 गुना 1/R1 माइनस 1/R2। तो यहाँ से F क्या है, पॉजिटिव है। क्या है, पॉजिटिव। अब आगे बढ़ते हैं द्रव 1 के लिए। द्रव 1 के लिए यहाँ पर μ1 का मान कितना है, 4/3। तो 1/F1 बराबर हो जाएगा μ2/μ1 माइनस 1 और 1/R1 माइनस 1/R2 ये है। यहाँ पर इसका मान रखेंगे तो 3/2 और ये 4/3 माइनस 1, और ये भी जो है इसको ऊपर कर देंगे तो 9/8 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा 1/F1। तो F1 भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, लेकिन द्रव 2 जो है, इसमें जो है 1/F1 F2 रखेंगे, 3/2 रखेंगे, और नीचे में कितना है, 5/3 है, माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2। यहाँ से 1/F2 हो जाएगा 9/10, 9/10 माइनस 1। तो यहाँ से 1/F2 हो गया निगेटिव। क्या हो गया, निगेटिव। तो यहाँ पर देखो,
यहाँ पर इसका जो वैल्यू आता है ये कितना आता है 1/8, मतलब 1/8 होने का मतलब 0.125। इसका मतलब F1 जो है छोटा है किससे, एक मिनट, ये F1 यहाँ पर छोटा है और ये बड़ा है ना, तो F1 हो जाएगा बड़ा किससे, F से, और ये तो F2 क्या है निगेटिव, F2 क्या होगा निगेटिव होगा। ऑप्शन देखो यहाँ पर F2 ऋणात्मक है बी ऑप्शन में, और F1 जो है F से बड़ा है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब जो है इससे आगे जो है अगले वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करते रहिए।